हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के हिंदी विषय के लेसन नंबर 3 के कुछ क्वेश्चन। पहले हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे कि किस प्रकार से काका कलेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा था, और ठीक उसी प्रकार एक क्वेश्चन था हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। लेख से आगे हमने किया था, यह लेख सन 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाले नदियों में क्या क्या परिवर्तन आए हैं। और अंत में हमने किया था प्रश्न, अपने शिक्षक से पूछें कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। तो उसका उत्तर थोड़ा रिपीट कर देता हूँ मैं। भारतीय पुराणों और ग्रंथों में हिमालय को देवभूमि तथा देवताओं का निवास स्थल माना गया है, इसीलिए कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। इसके आगे है अब अनुमान और कल्पना से संबंधित प्रश्न। 2 प्रश्न उसमें से करने हैं आपको, 2 ही प्रश्न हैं। तो पहला है, लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से, यानी कि बड़े ही प्रेम रूपी नज़रों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, इसके लिए अपने सुझाव देने हैं। तो उत्तर है इसका गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम। इसी प्रकार रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय तथा जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन पढ़ी और इनकी आपस में तुलना की। ये सभी कविताएं हिमालय का प्रकृति से जुड़ाव और उनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को प्रकट करती है। और मेरी नज़र में लेखक ने बिल्कुल सही कहा है कि जिस प्रकार पिता पुत्रियों को जन्म देता है और वे पिता की गोद में खेलती हैं, ठीक उसी तरह नदियों का उद्भव भी हिमालय से हुआ है। ऐसी दशा में वे हिमालय की बेटियां ही तो हुई, हम भी उन्हें बेटियां ही कहेंगे। तो दोबारा फिर देख लेते हैं प्रश्न। प्रश्न था, लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे और नदियों की सुरक्षा के लिए कौन से कार्य हो रहे हैं, इसके लिए अपने सुझाव देंगे। तो गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम, रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय तथा जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन पढ़ी और इनकी आपस में तुलना की। ये सभी कविताएं हिमालय का प्रकृति से जुड़ाव और उनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को प्रकट करती है। मेरी नज़र में लेखक ने बिल्कुल सही कहा है कि जिस प्रकार पिता पुत्रियों को जन्म देता है और वे पिता की गोद में खेलती हैं, ठीक उसी तरह नदियों का उद्भव यानी कि जन्म, प्रकट होना भी हिमालय से हुआ है। ऐसी दशा में वे हिमालय की बेटियां ही तो हुई, हम भी उन्हें बेटियां ही कहेंगे। तो 2 लाइनें और लिख लेना आप इसको सुन के, कि वर्तमान समय में नदियों की सुरक्षा और उन्हें पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। नदियों को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार ने अनेकों कदम उठाए हैं, जिसमें नमामि गंगे नामक एक परियोजना भी सम्मिलित है। नमामि गंगे परियोजना भी सम्मिलित है। आम जनता भी अब नदियों की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु जागरूक हो गई है। मेरे विचार से नदियों की सुरक्षा एवं संरक्षा हर हाल में होनी चाहिए, क्योंकि यह हमारे के लिए क्या है, एक उपयोगी साधन है जिसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये था प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 2 है, अब नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा करो और इस विषय पर 20 पंक्तियाँ लिखनी है भी।
यानी कि एक लेख सा लिखना है। तो लिखो, नदियाँ प्रकृति का अभिन्न अंग हैं। नदियाँ प्रकृति का अभिन्न अंग हैं। रेगिस्तानों को छोड़कर विश्व का शायद ही कोई ऐसा भाग होगा जिसमें नदी न हो। रेगिस्तानों को छोड़कर विश्व का कोई भाग ऐसा बड़ी मुश्किल से ही होगा जिसमें कोई नदी नहीं है भी। कोई ऐसा भाग होगा जिसमें नदी नहीं हो। नदियाँ प्रायः पर्वतों से या विशालकाय झील आदि जलाशयों से निकलती हैं। पर्वतों से या विशालकाय झीलों से निकलती हैं या जलाशयों से आदि से निकलती हैं। नदियों से मनुष्यों को अनेक लाभ हैं। इनका प्रयोग जल विद्युत बनाने में, यानी कि जब नदियाँ तेज़ चलती हैं तो इनका प्रयोग जल विद्युत बनाने में, चक्कियों को चलाने में भी किया जाता है। पर्वत के जो निचले हिस्से होते हैं, तराई क्षेत्र या तराई प्रदेश में, ये जंगलों को हरा भरा करती हैं। मैदानों में भी ये फसलों की सिंचाई करती हैं। इनसे पशु पक्षियों और मनुष्यों सभी को प्यास बुझाने के लिए जल मिलता है। नदियों से नहरें निकालकर खेतों की सिंचाई की जाती है। अनेक उद्योग धंधों में इनका जल काम में लिया जाता है। हमारे देश में नदी किनारे बसे नगरों का महत्व प्राचीन समय से अत्यधिक हो रहा है। नदियों द्वारा व्यापार भी होता है। नावों और जलयानों द्वारा यात्रियों और माल का आवागमन होता है, यानी कि आना जाना होता है। इस प्रकार नदियों के अनेक लाभ हैं। तो दोबारा देख लेते हैं इस प्रश्न को, नंबर 2 को। नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा करें और इस विषय पे क्या करनी है, 20 पंक्तियाँ लिखनी है। तो नदियों का उत्तर है इसका, नदियाँ विश्व प्रकृति का अभिन्न अंग हैं। नदियाँ प्रकृति का अभिन्न अंग हैं। रेगिस्तानों को छोड़कर विश्व का शायद ही ऐसा कोई भाग होगा जिसमें नदी न हो, जिसमें नदी न हो। नदियाँ प्रायः पर्वतों से या विशालकाय झील आदि जलाशयों से निकलती हैं। जलाशयों यानी कि जल के जो बड़े बड़े भंडार हैं उनसे, यानी कि ज़्यादातर तो पर्वतों से निकलती हैं, या जो विशालकाय झीलें हैं उनसे नदियों को निकाला जाता है। नदियों से मनुष्यों को अनेक लाभ हैं। नदियों से मनुष्य को बहुत सारे लाभ हैं। क्या क्या लाभ हैं? इनका प्रयोग जल विद्युत बनाने में किया जाता है, चक्कियों को चलाने में किया जाता है। पर्वतों के नीचे जो तराई प्रदेश हैं उनमें ये जंगलों को हरा भरा करती हैं, यानी कि उन्हें हरा भरा करती हैं, अर्थात उनकी भी सिंचाई करती हैं। मैदानों में भी ये फसलों की सिंचाई करती हैं, यानी कि मैदानी क्षेत्रों में पहुंचकर भी फसलों की क्या करती हैं, सिंचाई करती हैं। इनसे पशु पक्षियों और मनुष्यों सभी को प्यास बुझाने के लिए क्या मिलता है, जल मिलता है। तो आगे है, नदियों से नहरें निकालकर खेतों की सिंचाई की जाती है। अब नदियों से क्या की जाती है, नहरें निकाली जाती हैं। जिस प्रकार हमारी इंदिरा गांधी नहर है ना, उसी प्रकार विभिन्न नहरें निकाली जाती है। तो नदियों से नहरें निकालकर खेतों की सिंचाई की जाती है। अनेक उद्योग धंधों में इनका जल काम में लिया जाता है। हमारे देश में नदी किनारे बसे नगरों का महत्व प्राचीन काल से या प्राचीन समय से अत्यधिक हो रहा है। नदियों द्वारा व्यापार भी होता है। नावों और छोटे जलयानों द्वारा यात्रियों और माल का आवागमन होता है। इस प्रकार नदियों के अनेक लाभ हैं। तो ये नदियों पे आपका एक क्या हो गया, लेख हो गया भाई। अब आगे है नेक्स्ट, भाषा की बात। भाषा की बात में पहले 2 प्रश्न हैं, उनको आपको छोड़ना है और सीधा तीसरा प्रश्न करना है कि जिस प्रकार पिछली कक्षा में आप विशेषण
और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य यानी कि संज्ञा का मिलान करना है। विशेषण और विशेष्य का मिलान करना है। तो विशेषण आपने पढ़े हैं पिछली क्लासों में। क्या होती है विशेषण की परिभाषा? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद कितने होते हैं? विशेषण के भेद 4 होते हैं भी, ठीक है। गुणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक और परिमाणवाचक। तो इस प्रकार से चारों भेद हैं। तो प्रश्न फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि पिछली कक्षा में आप विशेषण और विशेष्य, विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य, विशेष्य का मतलब होता है संज्ञा का मिलान करना है। जैसे एक साइड में दे रखा है विशेषण और विशेष्य है सम्भ्रात, आगे दे रखा है वर्षा, चंचल, जंगल, समतल, महिला, घना, नदियाँ और मूसलाधार आंगन। तो इनको शुद्ध रूप में लिखना है, जो कि मैंने आगे लिखा है। देख लो इसको ढंग से, आप गौर से। विशेषण और विशेष्य में संभ्रांत क्या होगा? महिला। इसका शुद्ध रूप कैसे लिखोगे? संभ्रांत महिला। चंचल यानी कि नटखट, नदियाँ होगा। और समतल क्या होगा? आंगन होगा। और घना क्या होगा? जंगल होगा। और मूसलाधार क्या होगी? वर्षा। दोबारा फिर है, संभ्रांत विशेषण है तो इसका विशेष्य होगा महिला, इधर से मिलान करना है। चंचल, नदियाँ, चंचल, नदियाँ, संभ्रांत क्या होगी? महिला, चंचल, नदियाँ और समतल, आंगन, घना, जंगल और मूसलाधार क्या होगी? वर्षा। इस प्रकार से इनका क्या करना है? मिलान करना है। जैसा कि मैंने आगे लिखा भी है, संभ्रांत महिला, चंचल, नदियाँ और समतल, आंगन, घना, जंगल और मूसलाधार वर्षा। तो ये था आज के लिए आपका वर्क। इसको आप फेयर कॉपी में नोट करोगे और इसके साथ साथ इसको याद भी करोगे। आगे जो भाषा की बात में है, चौथा, पाँचवा और छठा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन और पढ़ने के लिए है, ये हम आगामी ऑनलाइन क्लासेस में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।